सबसे छोटी इकाई को समझेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ये जानने के लिए कि हमारा शरीर आखिर किन चीजों से बना है। बहुत बढ़िया। तो चलो बिना देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम 12 अलग-अलग स्लाइड्स के जरिए इस कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करेंगे। बिल्कुल सर। चलो सबसे पहले स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल दिख रहा है जो एक कोशिका यानी सेल को अंदर से दिखा रहा है। ओह वाओ, ये काफी डिटेल लग रहा है। हाँ, इसमें अलग-अलग हिस्से जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन साफ नजर आ रहे हैं। स्लाइड पर लिखा है कि सभी जीवित प्राणियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। राइट, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई होती हैं। सर, स्लाइड में लिखा है कि ये सूक्ष्म इकाइयां हैं, तो मेरा एक डाउट ये है कि इस सेल शब्द का आखिर मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइड के हिसाब से सेल शब्द एक लैटिन शब्द सेल्यूला से लिया गया है, जिसका आसान भाषा में अर्थ होता है छोटा कमरा। अच्छा, छोटा कमरा। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एग्जाम के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि सेल किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। आपको याद रखना है लैटिन शब्द सेल्यूला और अर्थ छोटा कमरा। जी सर, मैं नोट कर लेती हूँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर, विजुअल चेंज हो गया। हाँ देखो, इस स्लाइड पर एक टाइमलाइन को विजुअल है। इसमें एक पुराना माइक्रोस्कोप, कॉर्क की जाली जैसी संरचना, एक गोल कोशिका और एक पानी की बूंद जैसा विजुअल दिखाया गया है। ये कोशिका की खोज के ऐतिहासिक सफर को दर्शाता है। काफी लंबा सफर लग रहा है टाइमलाइन के हिसाब से। बिल्कुल। स्लाइड के की पॉइंट्स कहते हैं कि सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में कोशिका की खोज की, जो कि एक मृत यानी डेड कोशिका थी। फिर 1674 में लीवन हुक ने पहली बार जीवित कोशिका या लिविंग सेल का पता लगाया। अच्छा, यानी जिंदा कोशिका बाद में मिली। सही पकड़ा। फिर आगे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की और 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। सर, स्लाइड पढ़कर मेरा एक डाउट है, क्या रॉबर्ट हुक ने जिंदा कोशिका खोजी थी? नहीं, स्लाइड में क्लियरली ब्रैकेट में लिखा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो खोजा था वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन हुक ने की थी। समझ गए। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सेल थियोरी यानी कोशिका सिद्धांत है, जो एग्जाम में जरूर आती है। याद रखना, श्लेडन जो 1838 में थे और श्वान 1839 में, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। जी। और इसमें विर्चाओ ने 1855 में एक आगे की बात जोड़ी कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाएं पुरानी से बनती हैं, राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर दो विजुअल्स हैं। एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली का 3D मॉडल है, जिसमें लिपिड की परत और उसके बीच से आते जाते कण यानी पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये ग्रीन कलर का क्या है? वो एक हरी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का 3D स्ट्रक्चर है, जो काफी कठोर और पाइप जैसा लग रहा है। ये स्लाइड कोशिका की सीमाओं यानी बाउंड्रीज के बारे में है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी सबसे बाहरी परत है। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन से। हाँ, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसे हिंदी में वर्णात्मक परागम्य कहते हैं, होती है, यानी सिर्फ चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप, कवक और बैक्टीरिया में होती है? पादप मतलब प्लांट्स, राइट? बिल्कुल। ये सेलुलोज से बनी होती है और पौधों को कठोरता यानी रिजिडिटी देती है। सर, मेरा डाउट ये है कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गैसेस और पानी कैसे जाते हैं, अगर वो परमिएबल है तो? स्लाइड में क्लियरली बताया गया है कि गैसेस जैसे O2 और CO2 विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा और जल यानी वाटर परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा आर पार जाते हैं। गॉट इट। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए यहाँ दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। जब पादप कोशिका को गाढ़े घोल में रखा जाता है तो ऑस्मोसिस के कारण वो पानी छोड़ती है और सिकुड़ जाती है। ओ, पानी छोड़ने से सिकुड़ना। और दूसरा टर्म? दूसरा है एंडोसाइटोसिस। अमीबा इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपना भोजन ग्रहण करता है। क्लियर है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो,
इस स्लाइड पर न्यूक्लियस का एक डिटेल्ड 3D क्रॉस सेक्शन विजुअल है, जिसमें उसकी दोहरी झिल्ली और छिद्र यानी पोर्स दिख रहे हैं। हाँ, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। सही देखा। उसके अंदर से धागे जैसा क्रोमैटिन निकलकर क्रोमोसोम और आगे डीएनए में तब्दील होता दिख रहा है। ये न्यूक्लियस कोशिका का हेडक्वार्टर्स यानी नियंत्रण कक्ष है। मतलब सारा कंट्रोल यहीं से होता है। बिल्कुल। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, जिसमें आदान प्रदान के लिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। विभाजित न होने वाली कोशिका में ये उलझे हुए धागों जैसा होता है, जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। अच्छा। कोशिका विभाजन के वक्त ये सुलझकर मोटे क्रोमोसोम जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बन जाते हैं। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है और इसके क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। सर, क्रोमैटिन जाल और क्रोमोसोम के बीच एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो, स्लाइड कहती है कि जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती, तब ये उलझे हुए धागों जैसा क्रोमैटिन जाल होता है। पर जब कोशिका विभाजन का वक्त आता है, तो यही क्रोमैटिन सुलझकर मोटे क्रोमोसोम बन जाते हैं। ओह, यानी एक ही चीज के दो फॉर्म हैं। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में अक्सर बैक्टीरिया के न्यूक्लियस पर सवाल आता है। इस बॉक्स के अनुसार बैक्टीरिया जैसे जीवों में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इनके आनुवांशिक पदार्थ वाले क्षेत्र को केंद्रकाय यानी न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रकाय, ठीक है। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा, सर, देखो, इस स्लाइड पर एक क्लियर तुलना यानी कंपैरिजन टेबल बनी है। टेबल के ऊपर एक तरफ बैक्टीरिया का आइकॉन है और दूसरी तरफ एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिका का आइकॉन है। ये दोनों के बीच डिफरेंस दिखा रहा है। हाँ, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर है। प्रोकैरियोटिक आकार में छोटे होते हैं, करीब 1 से 2 माइक्रोमीटर। इनमें स्पष्ट झिल्ली नहीं होते, जैसा अभी हमने न्यूक्लियोइड पढ़ा। केवल एक क्रोमोसोम होता है और झिल्लेदार अंगक जैसे ईआर और गोल्जी अनुपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक वाले और सभी अंगक मौजूद होते हैं और इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। सर, टेबल के हिसाब से क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी एपरेटिस पाया जाता है? नहीं, टेबल की आखिरी लाइन में क्लियरली लिखा है कि प्रोकैरियोटिक में झिल्लीदार अंगक अनुपस्थित होते हैं और ब्रैकेट में उदाहरण दिया है, कोई ईआर गोल्गी नहीं। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें क्लोरोफिल के लोकेशन पर एग्जाम पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार थैली या वेसिकल्स के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह व्यवस्थित प्लास्टिड्स में पाया जाता है। यह अंतर परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल की जगह पर सवाल आएगा, समझ गई। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है जो ऊपर है, और उसके ठीक नीचे गोल्गी उपकरण का परतदार स्टैक्ड 3D मॉडल है, जिसमें से कुछ थैलियां या वेसिकल्स निकल रही हैं। ये दोनों ऑर्गेनेले कनेक्टेड हैं क्या? फंक्शनली हाँ, ये दोनों निर्माण और परिवहन का काम करते हैं। ईआर कोशिका का कारखाना या फैक्ट्री है। आरईआर यानी खुरदरी ईआर पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाती है। और एसएआर? एससीआर यानी चिकनी ईआर वसा और लिपिड बनाती है और झिल्ली निर्माण में सहायक है। गोल्जी उपकरण को पैकर्स एंड मूवर्स कहा गया है। ये ईआर में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। सर, मेरा डाउट है कि ईआर का जो आरईआर वाला हिस्सा है वो खुरदुरा क्यों होता है? स्लाइड में आरईआर के आदेश साफ लिखा है कि इसकी सतह या सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। इसी वजह से ये खुरदरी होती है और प्रोटीन संश्लेषण करती है। अच्छा, राइबोसोम्स की वजह से। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें दो बहुत बड़े एग्जाम पॉइंट्स हैं। पहला, एसईआर का मुख्य कार्य कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स के यकृत या लिवर में जहर और दवा का निराशीकरण, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, वो करना है। लिवर में डिटॉक्स। और दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हिस्ट्री से है। कैमिलो गोल्जी को 1906 में उनकी ब्लैक रिएक्शन टेक्निक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्लैक रिएक्शन 1906 नोट कर लिया। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक कोशिका का हिस्सा, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, दिखाया गया है, जो फट रहा है और बाहरी बैक्टीरिया को निगलकर पचा रहा है। ये विजुअल्स काफी पावरफुल है। सच में, ये थोड़ा ड्रामेटिक विजुअल है। ये स्लाइड लाइसोसोम पर है, जिसे कोशिका का कूड़ाघर या सफाई अभियान तंत्र या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा गया है।
ये भारी बैक्टीरिया और पुरानी या टूटी-फूटी कोशिकाओं को पचाकर साफ करता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? क्योंकि इसमें आरईआर द्वारा बनाए गए अत्यधिक शक्तिशाली पाचनकारी या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सर, मेरा डाउट यही था कि लाइसोसोम के अंदर जो शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, उन्हें बनाता कौन है? स्लाइड के दूसरे पॉइंट में इसका सीधा जवाब है। ये अत्यधिक शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बॉक्स में बताया गया है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। आत्मघाती थैली? हाँ, क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त या डैमेज्ड हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसकी शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। बाप रे, अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर दो बड़े विजुअल्स हैं। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का कैप्सूल जैसा 3D मॉडल है जिसके अंदर का स्ट्रक्चर मोड़ा हुआ या फोल्डेड है। दूसरी तरफ हरे रंग का प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर सिक्को जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये दोनों सेल के पावर सोर्सेज हैं? सही दिशा में सोच रही हो। ये कोशिका के ऊर्जा और भोजन के केंद्र हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर या पावर हाउस है। ये एटीपी यानी एनर्जी करेंसी के रूप में ऊर्जा बनाता है और इसकी भीतरी झिल्ली एटीपी निर्माण के लिए वलित या फोल्डेड होती है। और प्लास्टिड? प्लास्टिड केवल पादपों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, कोशिका का रसोई घर। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, फूलों और फलों को रंग देता है। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन होता है जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जमा करता है। सर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है वो मुड़ी हुई फोल्डेड क्यों होती है? स्लाइड में क्लियरली मेंशन है कि भीतरी झिल्ली एटीपी निर्माण के लिए वलित होती है ताकि ऊर्जा बनाने का काम एफिशिएंटली हो सके। फोल्ड होने से एरिया बढ़ जाता है ना। मेक सेंस। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स में एक अद्वितीय या यूनिक बात बताई गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही अद्वितीय हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसी वजह से ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। ओ, इनका अपना डीएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा सर। देखो, इस स्लाइड पर एक पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का चित्र है। कोशिका के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी नीली थैली बनी हुई है जिसे रसधानी या वैक्यूल कहते हैं और इसके कारण न्यूक्लियस साइड में खिसक गया है। ये नीली थैली तो सच में आधी से ज्यादा जगह घेर रही है। हाँ, ये रसधानियां कोशिका की संग्रहण थैली या स्टोरेज सैक्स होती हैं। इनमें ठोस या तरल पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बोनिक अम्ल जमा होते हैं। पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। कितनी बड़ी? कोशिका का 50% से 90% आयतन घेर लेती हैं और पौधे को टर्जिडिटी और कठोरता देती हैं। पानी की कमी होने पर ये सिकुड़ती हैं जिससे पौधा मुरझाता है। जंतु यानी एनिमल कोशिका में ये बहुत छोटी होती या पूरी तरह अनुपस्थित होती हैं। सर, अगर इस बड़ी राजधानी में पानी की कमी हो जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा? स्लाइड के पॉइंट नंबर 2 में साफ लिखा है कि पानी की कमी होने पर ये सिकुड़ती हैं जिससे पौधा मुरझाता है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स में एक कोशिकीय जीवों यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जरूरी पॉइंट है। एग्जाम में पूछते हैं कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। याद रखना, अमीबा में खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल में ही उसके द्वारा निकाले गए भोजन का पाचन होता है। अमीबा का डाइजेशन फूड वैक्यूल में। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर दो डिटेल 3D मॉडल्स आमने सामने हैं। एक तरफ हरी पादप कोशिका और दूसरी तरफ गोल जंतु कोशिका। उनके पार्ट्स लाइन से मैच और कंपेयर किए गए हैं। ये तो एक समरी टाइप की तुलना लग रही है। बिल्कुल, ये स्लाइड एक महातुलना है, यानी पादप बनाम जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक यानी प्लास्टिड्स उपस्थित होते हैं। यहाँ टिक मार्क है। रसधानी बहुत बड़ी होती है, इसलिए केंद्रक किनारे पर होता है और सेंट्रोसोम अनुपस्थित, क्रॉस है यहाँ। और एनिमल सेल में उल्टा होगा। हाँ, दूसरी तरफ जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक अनुपस्थित यानी क्रॉस होते हैं। रसधानी छोटी होती है, इसलिए केंद्रक बीच में होता है और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है जो विभाजन में सहायक है।
सर, इस लिस्ट के हिसाब से जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? स्लाइड में सेंट्रोसोम के आगे ब्रैकेट में साफ लिखा है विभाजन में सहायक। ये जंतु कोशिका के डिवीजन में मदद करता है। सर, इस रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? हालांकि यहाँ डायरेक्ट बॉक्स नहीं दिख रहा, पर एग्जाम फोकस क्या है इसका? हाँ, भले ही यहाँ अलग से ट्रॉफी बॉक्स नहीं है, लेकिन ये पूरी तुलना टेबल ही एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पादप और जंतु कोशिका के बीच का ये सीधा अंतर एग्जाम का सबसे रिपीटेड प्रश्न होता है। आपको ये जैक मार्क्स और सेंट्रोसोम वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। जी सर, ये टेबल में पक्का याद कर लूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर कोशिका विभाजन का एक फ्लो चार्ट बना है। ऊपर एक कोशिका है जो लेफ्ट साइड में माइटोसिस में 2 कोशिकाओं में बंट रही है और राइट साइड में मियोसिस में स्टेप्स के जरिए 4 कोशिकाओं में बंट रही है। मिटोसिस और मियोसिस, ओके। ये जीवन की निरंतरता के बारे में है। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस का उद्देश्य शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना है। इसका परिणाम यह है कि एक मात्र कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही रहती है। और मियोसिस? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस का उद्देश्य प्रजनन या गैमीट्स का निर्माण है। इसमें एक कोशिका से लगातार 2 विभाजनों द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। सर, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन होता है और उसमें गुणसूत्र बदलते हैं क्या? स्लाइड के लेफ्ट साइड में क्लियरली लिखा है, शरीर की वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है, यानी बदलती नहीं है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स में मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एग्जाम में पूछते हैं कि मियोसिस में गुणसूत्र आधे क्यों हो जाते हैं। बॉक्स कहता है मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है ताकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद अगली पीढ़ी में संख्या फिर से सामान्य हो सके। ओह, बैलेंस मेंटेन करने के लिए आधी होती है। चलो अब अगली आखिरी स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल सर। देखो, ये विजुअल सबसे दिलचस्प है। इस स्लाइड पर एक कोशिका के स्ट्रक्चर के ऊपर एक सूक्ष्म शहर या माइक्रो सिटी का 3D नक्शा फिट किया गया है, जिसमें बिल्डिंग, फैक्ट्री और पावर प्लांट दिख रहे हैं। ये तो सच में एक पूरे शहर जैसा लग रहा है। ये स्लाइड एक पूरा समरी है। इसमें कोशिका को एक शहर की तरह दर्शाया गया है। केंद्रक या न्यूक्लियस शहर का बॉस या मेयर है, नियंत्रण कक्ष। कोशिका भित्ति शहर की दीवार है। प्लाज्मा झिल्ली गेटकीपर है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट होगा? एकदम सही। माइटोकॉन्ड्रिया शहर का पावर प्लांट है, एटीपी निर्माण के लिए। ईआर फैक्ट्री है, जहां प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। गोल्जी पैकर्स एंड मूवर्स हैं। लाइसोसोम शहर का क्लीनर है और क्लोरोप्लास्ट पौधों के लिए रसोई घर है। सर, इस शहर वाले उदाहरण से कोशिका की कौन सी खासियत सबसे अच्छे से समझ आती है? स्लाइड की आखिरी लाइन में ही इसका जवाब है। ये दर्शाता है कि प्रत्येक अंगक का एक विशिष्ट कार्य है जो मिलकर जीवन की सबसे छोटी इकाई को पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाते हैं। सर, ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ आखिरी फुटर लाइन ही एग्जाम का सबसे बड़ा टेक अवे है। एग्जाम में अगर पूछें कि कोशिका आत्मनिर्भर क्यों है, तो आपको यही लिखना है, क्योंकि प्रत्येक अंगक का एक विशिष्ट कार्य है जो इस इकाई को पूर्ण बनाता है। समझ आ गया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो इसके साथ ही हमने इन सभी स्लाइड्स को डिकोड कर लिया है। आज हमने समझा कि कोशिका आखिर कैसे काम करती है। जी सर, अब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट और एग्जाम अलर्ट बॉक्स की जरूरी बातें समझ आ गई हैं। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले तुम्हारे और सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने देखा कि कोशिका एक आत्म